वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं हमारे भारत के मानसून जो है मानसून उत्पत्ति के सिद्धांतों पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और लेसन शुरू करने से पहले जो टेलीग्राम चैनल पर जो टेस्ट लिया था, क्विज आयोजित की थी, उसके जो विजेता हैं उनके मैं नाम बताना चाहूँगा। हमारे एडमिन ने इस समय कुछ नया तरीका ढूंढा। उन्होंने कहा कि आप इनका जब आप टेस्ट अनाउंस करें तो उसको आप लाइव टेस्ट अनाउंस करें। ठीक है, तो इनमें जो फर्स्ट हैं, सेकंड लेवल में जो फर्स्ट है, उनमें मैं आपको बताऊं टोटल 45 जो लोग हैं उन्होंने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। और इनमें जो दिवेश चौधरी हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। 49 उनके मार्क्स हैं टोटल। ठीक है, इसके अलावा अनुष्का कंवर हैं, उन्होंने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उनके मार्क्स हैं। विनोद हैं, कोई विनोद 2 बार विनोद हैं वो, तो 44 क्वेश्चन यानी 44 हैं उनके आंसर हैं। और हर्षिता जोशी हैं, वो 4th हैं और उनके 43 हैं। और नेमीचंद बिजारनिया हैं, उनके 42 हैं। ठीक है, तो हमने इस जो क्विज चैनल है यानी क्विज जो है इसको लॉन्ग टाइम के लिए चैनल पे रखा ताकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं इसको कवर कर पाएँ। इसी तरह रीट लेवल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हर्षिता जोशी यहाँ पे सर्वाधिक मतलब सबसे ऊपर हैं। उन्होंने 9 मार्क्स किए हैं। ये 20 क्वेश्चंस में ये स्कोर हैं। ठीक है, इसके अलावा अंकित मूंड उन्होंने 17 क्वेश्चन यानी 17 जो हैं उनके मार्क्स हैं। किरण चौधरी, उनके 16 मार्क्स हैं। अंकित पारिक, उन्होंने 15 क्वेश्चंस का आंसर दिया है। और लास्ट जो 5th है वो है सुबीता बेरवाल। ठीक है, इनके भी 15 हैं। अशोक बिश्नोई हैं, इनके भी 15 हैं। और किशु कोई हैं, इनके भी 15 हैं। 15 यहाँ पे बहुत हैं, मैं नाम ले रहा हूँ। अनुष्का है, AM15 है, संजू जांगिड़ है, ओंकार है, ये इन सब के 15 हैं। ठीक है, तो आपको सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर मैंने ये सुना है और ऐसा पाया भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 टेलीग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखते हैं। ठीक है ना, अब बहुत से ऐसे नाम हैं, मैं नाम किसी का भी लेना नहीं चाहूँगा, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उससे आपके एग्जाम जो आपकी योग्यता है उसकी परख नहीं होती है। नहीं ना, अब बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि आप एक टेलीग्राम पर आप आंसर दे रहे हैं, उस पे रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, जस्ट आप क्या करेंगे, उस दूसरे पे आंसर देंगे और वो राइट आंसर आपको उसी समय दिखा देगा, तो आप जस्ट उसको राइट आंसर दे पाएंगे, है ना, दे देंगे। तो ऐसा जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी आपकी योग्यता की परख यहाँ पे नहीं हो रही है। तो इसका एक समाधान निकालने जा रहे हैं। हम डेवलपर्स से कह रहे हैं कि आप ऐसी व्यवस्था हो रही है कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाए एक वेबसाइट के जरिए। ठीक है, तो टेलीग्राम पे ना होके एक वेबसाइट पे इस टेस्ट को लॉन्च किए जाने के एक प्रयास चल रहे हैं, तो किया जा रहा है। 1-2 दिन में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कि हम वेबसाइट पे लेंगे आपका टेस्ट और लिंक आएगा आपका, और टेस्ट की टाइमिंग के बाद वो लिंक ओपन, जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। एक चीज़ और बात बताऊं आपको कि आप जो भी हम कोचिंग से जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, अन्य जो स्टाफ है हमारा सहयोगी हैं, उनसे आप जुड़े हुए हैं, तो उनमें अनुकूल सर मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं, उनको तो आप जानते ही हैं। ठीक है, नहीं जानते तो आप उनकी अगर क्लास लेंगे तो जान जाएंगे। अनुकूल जी सर हैं, मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं, बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। तो उनका एक चैनल है जीके पॉइंट नाम से, जीके पॉइंट। ठीक है, जीके पॉइंट नाम से आप यूट्यूब चैनल पे जाके जीके पॉइंट आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग और यहाँ तक कि इंग्लिश भी। ठीक है, इंग्लिश के हमारे करण सर हैं और सूरज सर हैं, और मैथ और रीजनिंग के लिए अनुकूल सर हैं। तो आप जरूर उनकी कक्षाएं लें और इस YouTube चैनल को ज्वाइन करें। ओके, तो आज काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो गई हमारी, तो हम आगे शुरू करते हैं हमारे इस लेसन को। आप चैनल का नाम जरूर याद रखें, जीके पॉइंट नाम से आपको YouTube पे सर्च करना है और उसके बाद इसको सब्सक्राइब करना है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर। ठीक है, मानसून उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, मानसून उत्पत्ति के सिद्धांतों में हम सबसे पहले जिस सिद्धांत को ले रहे हैं उस सिद्धांत की हम कल बात कर चुके हैं। वो सिद्धांत था एडमंड हेली का। ठीक है, एडमंड हेली का ये ताप सिद्धांत था। इनकी जो डेट्स हैं और जो कब दिया इन्होंने वो बहुत अच्छी बात है। संजू कुमारी है, उन्होंने लाइव चैट में ये आंसर दिया था। ठीक है, तो अच्छा है। बट एडमंड हेली, ये जो रीड सेकंड लेवल पर आपको इनकी डेट्स वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें याद है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको कोई आवश्यक नहीं है। रीड सेकंड लेवल, दिल्ली पुलिस एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चाहिए। तो एडमंड हेली ने दिया था ताप सिद्धांत। ठीक है, ताप सिद्धांत। हम आगे बात करते हैं एडमंड हेली के अलावा अन्य जो हमारे मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उनमें मैं पहले नाम लिख रहा हूं। उनमें हम याद रखेंगे फ्लोन का विषुवत रेखीय, फ्लोन का विषुवत रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम जो अपने लेवल पर है उसकी हम बात करेंगे पी कोटेश्वरम का तिब्बत का पठार सिद्धांत। ठीक है, पी कोटेश्वरम का तिब्बत का पठार सिद्धांत, फ्लोन का विषुवत रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत, पी कोटेश्वरम का तिब्बत का पठार। पी कोटेश्वरम का जो सिद्धांत है इसको हम जेट स्ट्रीम विचारधारा भी कहते हैं। जेट स्ट्रीम विचारधारा है ये। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, पी कोटेश्वरम तिब्बत का पठार सिद्धांत है, जेट स्ट्रीम विचारधारा है, ये ध्यान रखना है। अब और अगर हम बात करें इस सिद्धांत में तो हम बात कर लेंगे फिर गिलबर्ट वाकर का सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा गिलबर्ट वाकर का, बट मैं इसको बताऊंगा क्योंकि ये सेकंड ग्रेड में आता है। ठीक है, तो गिलबर्ट वॉकर का सिद्धांत। ठीक है, ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एडमंड हेली का, हमने कर लिया। फ्लोन का सिद्धांत, देखो ये जो ताप सिद्धांत है ना, इस ताप सिद्धांत पर ही बेस्ड है एक सिद्धांत आईटीसी जेड विचारधारा। हम पहले बात करेंगे आईटीसी जेड विचारधारा की, और आईटीसी जेड विचारधारा के बाद हम इन सिद्धांतों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आईटीसी जेड विचारधारा। आईटीसी जेड का पूरा नाम बता सकते हैं, आईटीसी जेड इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ये इसका फुल नेम है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतरा उष्ण कटिबंध प्रसार क्षेत्र। ठीक है, अंतरा उष्ण कटिबंध प्रसार क्षेत्र, ये हम कहते हैं इस आईटीसी जेड को। अब अंतरा उष्ण कटिबंध प्रसार क्षेत्र है क्या, तो ये एक स्थिति है जो उच्च ताप व निम्न वायुदाबीय दशाओं से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखना, उच्च ताप व निम्न वायुदाबीय दशाओं से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा, अंतरा उष्ण कटिबंधीय प्रसार क्षेत्र। कैसी दशा, उच्च ताप और निम्न दाब। ठीक है, अब मैं 2-3 लाइन इस आईटीसी जेड के बारे में बताता हूं कि ये क्या है। आईटीसी जेड जो है, वास्तव में आईटीसी जेड है उष्ण कटिबंधों के भीतर का क्षेत्र। अब उष्ण कटिबंध, जहां उष्ण कटिबंधों के नाम से पता लग रहा है कि कटिबंध अगर उष्ण है तो निश्चित है कि ताप क्या रहेगा, अधिक रहेगा, और दाब क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है ना, तो ताप अधिक, दाब कम, ये वाली स्थिति है। अब आईटीसी जेड को अगर हम एक बार देखें, ठीक है, आईटीसी जेड हम देखें तो आईटीसी जेड
ये अपनी भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, 0 डिग्री 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, ठीक है। आईटीसी जेड का जो विस्तार है, आईटीसी जेड का जो विस्तार है ये 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को कहाँ रहता है? भूमध्य रेखा पर रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य लंबवत रहता है और लंबवत होने की वजह से यहाँ पर बन जाता है उच्च ताप और निम्न दाब, उच्च ताप और निम्न दाब बन जाता है आईटीसी जेड पर, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अब ये जो आईटीसी जेड है ये जून माह में इस जोन में कर्क रेखा के आसपास 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो कर्क रेखा के आसपास आ जाता है, कर्क रेखा के आसपास बन जाता है आईटीसी जेड। आईटीसी जेड क्यों बन जाता है? क्योंकि सूर्य यहां से सरक कर यहां सीधा चमकने लगता है, यहां से सरक कर यहां सीधा चलने लगता है। तो जून माह में आईटीसी जेड की स्थिति कर्क रेखा के आसपास रहती है, ओके। अब दिसंबर माह में आईटीसी जेड कहां निर्मित होगा? सूर्य की दक्षिणायन होने की वजह से आईटीसी जेड मकर रेखा पर आ जाएगा दिसंबर माह में, मकर रेखा पर यहां पर बन गया आईटीसी जेड। क्योंकि आईटीसी जेड का सीधा संबंध किससे है? सूर्य के किरणों से है, सूर्य की किरणों के आपतन कोण से है। जहां सूर्य की किरणें लगभग सीधी रहती हैं वहीं पे आईटीसी जेड का निर्माण होता है, सीधी रहती हैं आईटीसी जेड का निर्माण होता है। तो ये जून माह में यहाँ पे निर्मित होगा अगर कर्क रेखा पर, तो यहाँ पर निश्चित है कि क्या होगा? ताप अधिक होगा और दाब कम होगा, ताप अधिक दाब कम, ठीक है। अब कर्क रेखा पर जब आईटीसी जेड है तो कर्क रेखा पर कौन स्थित है? भारत है अपना, ये मान लो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। अब सेम वही कंडीशन बन रही है, इसको हम आगे बढ़ा दें। आईटीसी जेड यहाँ पर है तो आईटीसी जेड यहाँ होने की वजह से यहाँ ताप अधिक है, दाब कम है, ठीक है। ये हिंद महासागर है, कुछ कुछ याद आ रहा है? देखो ये अपना हिंद महासागर था ही, ये प्रायद्वीपीय भारत, ये इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये मकर रेखा क्षेत्र। यहाँ पे आईटीसी जेड है तो भारत में क्या स्थिति है? ताप अधिक है, दाब कम है। यहाँ पे आईटीसी जेड नहीं है, विपरीत दशाएं हैं, तो यहाँ पर क्या है? ताप कम है और दाब अधिक है, दाब अधिक है। अब मानसूनी पवने या जो भी पवने होती हैं वो सदैव चलती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ओके। हवाएं चलना शुरू होती हैं, दक्षिण गोलार्ध में हवाएं घूम जाती हैं किस ओर? बाईं ओर। जैसे ही ये हवाएं उत्तर गोलार्ध में पहुंचेंगी ये हवाएं किस ओर घूम जाएंगी? दाईं ओर। बट सिंपल सा एकदम, ठीक है। तो आईटीसी जेड जो एक विचारधारा है, ये एक कॉमन विचारधारा है मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में। आईटीसी जेड पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आईटीसी जेड जून माह में कहाँ रहता है? तो आईटीसी जेड जून माह में कर्क रेखा के आसपास रहता है। 21 मार्च 23 सितंबर या सितंबर माह में आईटीसी जेड स्थिति कहाँ निर्मित है? तो कर्क रेखा के आसपास है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप ध्यान रखना। ये मानसून उत्पत्ति की जो आईटीसी जेड विचारधारा है ये तापमान और वायुदाब के संबंधों पर ही आधारित है, ताप और दाब के संबंधों पर ही आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। अब आगे जो थ्योरी आती है आईटीसी जेड के बाद वो थोड़ी सी जटिल थ्योरियां हैं, जैसे कि विषुवत रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत फ्लोन का, उनको ना आप अच्छे से समझोगे तब तो वो क्लियर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, पूरा जो दिमाग है आप अपना इधर ही रखना, ठीक है, इधर उधर देखना बंद कर देना। वैसे आप घर में ही बैठे हैं तो इधर उधर तो देखने के कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करना है, पूरा ध्यान, मतलब अभी कोई सब कुछ सारे काम छोड़ के आप इधर आ जाओ मेरे साइड, मुझे देखो आप, मतलब कि बोर्ड को देखो, ओके। तो बात करते हैं विषुवत रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत, ठीक है। पहले तो इसमें एक क्वेश्चन है, पछुआ पवनें कहाँ चलती हैं, किन अक्षांशों पर चलती हैं? एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाऊंगा और उसमें इन पवन पेटियों को बताऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है।
ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 5 डिग्री नॉर्थ, ये 5 डिग्री साउथ। ये वाला जो जोन है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, कारण यहाँ पे सूर्य लगभग लंबवत ही रहता है और ऐसी स्थिति में यहाँ पे तापमान की अधिकता के कारण वायुदाब सदैव निम्न रहता है। इसके ऊपर एक वायुदाब पेटी बना रहे हैं अपन, ये 30 नीचे होगा, 30 डिग्री से 35 डिग्री ये नॉर्थ में होगा, 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ। इसको हम कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, इसके ऊपर चलें तो यहाँ 60, ये 65 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये वाला जो है ये कहलाता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और ये 85 से 90 डिग्री ये भीतर हो गया, ये होगा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको इन पवनों के बारे में बता दूं। देखो वायुदाब पेटियां कैसे बनती हैं, क्या उनकी खास बात है, उन सब की बात हम एक अलग लेसन में करेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी हमारा एशिया चल रहा है। ठीक है, ये लाइव प्रीमियर क्लासें हैं, लाइव क्लासें हैं, आप इनको कंटिन्यू इनके साथ बने रहिए। 8 बजे से आपको इंडियन ज्योग्राफी मिलता है, 8:30 से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलता है और 9 बजे से आपको रीट लेवल फर्स्ट की क्लासें मिलती हैं। ठीक है, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, अब देखो हमें चलानी है, पवनें चलानी है। इस उपोष्ण उच्च दाब पेटी से इस निम्न दाब पेटी की ओर यहाँ हवाएं चलती हैं, क्योंकि उत्तर गोलार्ध में हवाएं किस ओर घूम जाती हैं, दाईं ओर। ठीक है, तो ये इनका दायां है तो ये दाईं ओर घूम जाएंगी। इन हवाओं को तो हम कहते हैं व्यापारिक। ठीक है, और इस उच्च दाब से इस निम्न दाब की ओर हवाएं चलेंगी, वो यूं चलेंगी, तो इनको हम कहते हैं पछुआ। इनको पछुआ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पछुआ पश्चिम की ओर से आती हैं, इस वजह से ये व्यापारिक उद्देश्यों में उपयोग में ली जाती थी, इसलिए व्यापारिक। और जब वो ध्रुव से इस वायुदाब पेटी की ओर आएंगी तो अब उनको कह देते हैं ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने, पोलर विंड्स हो जाएंगे, है ना। ये वेस्ट्राइल, ये ट्रेड विंड्स हो गई। ओके, ये हमारे पवनों की स्थिति है। अब इसको देखो, विषुवत रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत, विषुवत रेखीय पछुआ पवन, है ना। इनमें से पछुआ पवन के लिए जोन है ये वाला, ये जोन है पछुआ पवन के लिए। ठीक है, लेकिन मैं तो कुछ और ही लिख रहा हूं, विषुवत रेखीय पछुआ पवन। ये विषुवत रेखीय, विषुवत रेखा के निकट कोई पछुआ पवन चलती है क्या? नहीं चलती। अगर हम नीचे वाली पेटी भी बना दे, एक बना दे, अपने को एक से ही काम चल जाएगा हमारा। ये होगा 30 से 35 डिग्री साउथ, और ये जो जोन है इस जोन को हम वही नाम देंगे, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। दक्षिण गोलार्ध में पवनों की जो दिशा होगी वो किस ओर घूम जाती हैं? दक्षिण गोलार्ध में वो घूम जाती हैं बाईं ओर। ये उपोष्ण उच्च दाब यहाँ पे, ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब, तो यहाँ से हवाएं इस ओर चलेंगी और दिशा क्या हो जाएगी? बाईं ओर घूम गई ना, ये घूम गई बाईं ओर, और ये कौन सी हवाएं हो गई? व्यापारिक पवनें हो गई। तो हमने दोनों तरह से बात कर लिया पवनों की दिशा को। अब जो हम बात करेंगे वो विषुवत रेखीय पछुआ पवन के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
रेखीय पछुआ पवन। ओके, तो हम पहले तो इस डायग्राम को आपने जान लिया कि क्या है, हवाएं कहाँ कहाँ चलती हैं, कौन से वायुदा पेटी में चलती हैं, सब ये वायुदा पेटियां हैं सभी, इनके मध्य चलने वाली हवाओं की हमने बात कर ली। हम ये जानते हैं कि विषुवत रेखीय पछुआ पवन क्या है ना, हम विषुवत रेखीय पछुआ पवनों को खोजते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़े। डस्टर कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना आपका। देखो एक्चुअल में कमेंट जो मैं तो देखो आपको मैं तो लाइव मतलब पढ़ा रहा हूँ, कमेंट हमारे एडमिन और जो डेवलपर हैं वो करते हैं। ठीक है, कमेंट डेवलपर करते हैं, बुक्स रखते हैं अपने साथ में और वो करते हैं। ठीक है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट मैं नहीं करता हूँ। ओके, लेकिन आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उन क्वेश्चंस के कमेंट मैं आपको वीडियो के बाद जरूर कर दूंगा, है ना। तो अभी जो आपको कमेंट नीचे जो आप इससे चैट कर रहे हैं वो हमारे डेवलपर हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा जो पछुआ पवन से संबंधित हो गया। ठीक है, लाइव चैट में हम ऐसा और रखेंगे कि मैं भी आपसे बात कर पाऊँ, इस तरह का हम लैपटॉप वगैरह सिस्टम पूरा अपग्रेड करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ओके, हम बात कर रहे हैं विषुवत रेखीय पछुआ पवनों के लिए। ओके, तो विषुवत रेखीय पछुआ पवनों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो हमने जाना है इसी को हमें बेस बनाना है। ये आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे, अच्छे से दिमाग में रखना है, ये आपका बेस बनाएगा। ये अगर आपको याद रहेगा तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रख पाएंगे। ओके, हम है ना शुरू करते हैं। देखो जरा ध्यान से सुनना आप, है ना, बिल्कुल ध्यान इधर ही रखना, बात वो है अब। ठीक है, ये बड़ा डायग्राम बनाएंगे। ओके, ये तो हो गई हमारी विषुवत रेखीय निम्न वायुदा पेटी। ठीक है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, शायद अब आप जान गए हैं। इधर साइड में लिख देता हूं, है ना, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी ये वाली। ठीक है, इसके ऊपर हम चलें तो ये हो गया 30 डिग्री से 35 डिग्री, ये नॉर्थ ये नॉर्थ। ठीक है, और ये जो हमारा हो गया इसको हम कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक है, अब हवाएं चलनी हैं, हवाएं चलनी हैं उत्तर गोलार्ध में दाईं ओर। कौन सी हवाएं हैं ये? व्यापारिक हैं। दक्षिण गोलार्ध की भी एक बार बना दूं, आप कंटिन्यू बने रहना, आप ये मत सोचना यार ये अभी तो बताया था ना, मैं कुछ और बता रहा हूं इसमें, है ना, साथ यहीं रहना, कहीं मत जाना आप, नहीं तो ये मिस कर जाओगे, समझ में नहीं आएगा। 30 से 35 डिग्री ये साउथ, ये साउथ। ठीक है ना, अब देखना आप जरा क्या होता है, यहाँ पे ये हवाएं चल रही हैं यूं, ये भी कौन सी हैं? व्यापारिक पवनें। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये जो पवनें हैं इन पवनों को हम क्या क्या कहते हैं? इनको हम स्थायी पवनें कहते हैं, इनको हम सनातनी पवनें कहते हैं। ठीक है, इनको हम ग्रहीय पवनें भी कहते हैं, ग्रहीय पवनें भी कहते हैं, ये इनके नाम हैं, स्थायी पवनें, सनातनी पवनें, ग्रहीय पवनें। एक बात बताएं, क्या ये जो पवनें हैं क्या वायुदाब पेटियां हैं, खिसकती हैं या पूरे साल भर ऐसे ही चलती हैं? ये आपको फटाफट से रिप्लाई करना है। ठीक है, कमेंट में भी डालना है। इस जो आज कल जो अपना वीडियो था लाइव, उसमें जो चुने हुए विजेता थे उनका नाम अगले वीडियो में यानी कि कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्थायी पवनें, सनातनी पवनें, ग्रहीय पवनें। मेरा क्वेश्चन था कि क्या वायुदाब पेटियां और पवनें सरकती हैं या पूरे वर्ष भर अपने इसी स्थान पर चलती रहती हैं? फटाफट से आप आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब इसको मैं आपको वर्णन कर देता हूँ कि ये होता क्या है। देखो, वास्तव में जो हमारी पवनें होती हैं, ये इनकी वायुदाब पेटियों की और पवनों की जो मैंने बनाई है, ये इनकी आदर्श स्थिति है, आदर्श स्थिति। और ये आदर्श स्थिति वर्ष में सिर्फ 2 बार बनती है।
ये आदर्श स्थिति सिर्फ वर्ष में 2 बार बनती है, और कब बनती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को ही ये आदर्श स्थिति बनती है ना, ये ध्यान रखना है। 21 मार्च और 23 सितंबर को ही ये आदर्श स्थिति बनती है, ये ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पे रहता है, ठीक है, सूर्य यहाँ है, तो ITC-Z कहाँ है? यहाँ है। ITC-Z क्या होगा? उच्च ताप निम्न दाब। आप सोचो जरा, क्या सूरज हमेशा यहीं रहता है? क्या सूर्य हमेशा यहीं रहता है? बिल्कुल नहीं ना। तो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन करता है। ये 30 से 35, यहां पे हम मान लेते हैं हमारी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी कर्क रेखा है। ओके, जून माह में, है ना, जून माह की हम बात कर रहे हैं। जून माह में ये जो हमारा ITC-Z है वो कर्क रेखा के समीप सरक गया। कर्क रेखा के समीप बनने के कारण ये ITC-Z वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास यहां रहता है। जून में यहां पे ITC-Z आ गया। जब ITC-Z यहां पे आ गया तो यहां बन गया उच्च ताप एवं निम्न दाब। बनाना, उच्च ताप एवं निम्न दाब यहां पे बन गया ITC-Z पर। ओके, ये खास बात हो गई उच्च ताप और निम्न दाब को लेकर। अब क्या है, हमारा जो ITC-Z है यहां हो गया। तो अब देखो पवने जो होती हैं, पवने, है ना, पवने जो होती हैं वो वास्तव में किस ओर आकर्षित होती हैं? निम्न दाब की ओर। पवने किस ओर आकर्षित होती हैं? निम्न दाब की ओर, ठीक है। ये जो हवाएं थी, कौन सी वाली? जब सूर्य यहाँ रहता है और व्यापारिक हवाएं इस क्या उल्टा बना दिया क्या मैंने? ये व्यापारिक जो हवाएं हैं वो इस ओर आकर्षित हो रही थी, यूं, ठीक है। तो निम्न दाब यहाँ था तो पवने यहाँ आकर्षित हो रही थी, है ना। निम्न दाब यहाँ था तो पवने इस ओर आकर्षित हो रही थी। अब निम्न दाब यहाँ है, अब निम्न दाब यहाँ है तो पवने यहाँ आकर्षित हो रही हैं, ठीक है। निम्न दाब यहाँ है तो पवने इस ओर आकर्षित होंगी। तो यहाँ है, जैसे ही सूर्य यहाँ चलेगा तो ये वाला निम्न दाब सरक कर यहाँ आ जाएगा, ये निम्न दाब सरक कर यहाँ आ जाएगा, और मानसूनी पवने यहाँ, ये जो पवने हैं व्यापारिक पवने, ये इस वायुदा पेटी को क्रॉस करके उत्तर गोलार्ध में चली जाएंगी। अब आप क्या बता सकते हो, क्या उत्तर गोलार्ध में इनकी जो दिशा है वो यही रहेगी? क्या उत्तर गोलार्ध में इनकी जो दिशा है वो यही रहेगी? क्या नहीं रहेगी। उत्तर गोलार्ध में इनकी दिशा यूं ना गुजर के वो यूं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्तर गोलार्ध में हवाएं किस ओर घूमती हैं? दाईं ओर। उत्तर गोलार्ध में हवाएं किस ओर घूमती हैं? दाईं ओर घूमती हैं, ठीक है। अब इन हवाओं की दिशा को देखो, और वो पिछली जो वायुदा पेटी बनाई थी उसको देखोगे तो क्या इन पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर नहीं है? क्या इन पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर नहीं है? क्या है ना। तो इन पवनों की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और पछुआ पवनों की दिशा भी कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब क्या है, हम कह सकते हैं कि जून माह में दक्षिण गोलार्ध वाली व्यापारिक पवनें विस्थापित होकर जब उत्तर गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, ठीक है, जून माह में जब दक्षिण गोलार्ध वाली व्यापारिक पवनें विस्थापित होकर उत्तर गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो उनकी दिशा और व्यवहार किसका भांति हो जाता है? पछुआ पवनों की भांति हो जाता है। और इन्हीं पछुआ पवनों के कारण इनका नाम क्या रख दिया है? विषुवत रेखीय पछुआ पवने। विषुवत रेखीय पछुआ पवने। अगर आपको ये जो बात मैंने बताई है समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से पीछे करके आप कंटिन्यू आगे बढ़िए। अभी ये लाइव में पीछे नहीं होगा, आप जब वीडियो एंड हो जाए तो उसके बाद फिर से इसको पीछे करेंगे, बैक करके उसको फिर से आप शुरू से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये दक्षिण गोलार्ध वाली व्यापारिक पवनें आगे बढ़ जाती हैं, कौन से गोलार्ध में? उत्तर गोलार्ध में, ठीक है।
अब बताओ जरा, मानसूनी पवनों की दिशा ग्रीष्म काल में क्या होगी? ग्रीष्म काल में होगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और इन विस्थापित पवनों की भी दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इन पवनों के हम दो नाम देते हैं, या तो हम इनको कहते हैं विषुवत रेखीय पछुआ पवन, ठीक है, या हम इनको कहते हैं विस्थापित व्यापारिक पवन, ठीक है। यही पवनें हैं जो हमारे भारत में मानसून को लेकर आती हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये किसने दिया था? फ्लोन ने दिया था। ये जो सिद्धांत अपन ने बात करी, ये सिद्धांत किसने दिया था? फ्लोन ने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। अच्छे से आप इन्हें याद रखेंगे। ओके, हम बात करेंगे जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें अन्य पी कोटेश्वरम के सिद्धांतों को और गिलबर्ट वाकर के सिद्धांतों को। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड जय हिंद।